and welcome back to Humanities. I am Purva and आज की वीडियो में we'll be covering our keywords for book number 2 which is Themes in Indian History part 2. Right? तो part 1 में हम book 1 के चारों chapters के keywords complete कर चुके हैं, cover कर चुके हैं. वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी. सबसे पहले उसे देखो, फिर book 2 को and then इसके बाद book 3 को. तो चलिए शुरू करते हैं. कीवर्ड जरूरी क्यों है, ये आपको मैप्स में भी लोकेशन के डिस्क्रिप्शन में काम आते हैं. पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है. क्या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी, उनके क्या इनिशिएटिव्स थे, क्या इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं जो हम पढ़ते हैं चैप्टर में, राइट, उनका मीनिंग क्या है, वो किस चीज से एसोसिएटेड है. तो पूरा हमारा आंसर राइटिंग से लेके एमसीक्यू से लेके मैप क्वेश्चन इन सारी वीडियोस को देख के रिवाइज हो जाएगा एंड हम कहीं पे भी गलती नहीं करेंगे. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स. चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले अब्दुल रज़ाक समरकंदी who visited India in the 15th century gave descriptions of the city of विजयनगर. तो जो भी आपको लग रहा है आपने नहीं पढ़ा है, ये सारा ही सोर्सेज जो बॉक्स होते हैं उनसे है, राइट. और जो मेन आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट है वो अगर आपने एनसीईआरटी रीड करी है यहाँ पे आप समझ जाएंगे, राइट. सो पूरी बुक, पूरा चैप्टर इंक्लूडिंग द सोर्सेज, ये हमारे कीवर्ड्स हैं. अब्दुल रज़ाक वाज नेम्ड द काजी ऑफ शाहरुख कोर्ट. आगे चलते हैं. अब्दुल रज़ाक विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन यानी कि रूल ऑफ देवराया II ऑफ संगम डायनेस्टी. शाहरुख ऑफ पर्शिया dispatched Abdul Razak as the agent of as an agent to the court of Zamorin of Calicut, right. आगे चलते हैं. चलिए इसके बाद हमारे दो ट्रैवलर्स अल बिरूनी, इब्न बतूता एंड तीसरा फ्रेंकोइस बर्नियर. तो अल बिरूनी हु विजिटेड इंडिया इन द 11th century came from उज्बेकिस्तान. तो इंपॉर्टेंट क्या है, 11th century एंड उज्बेकिस्तान, अल बिरूनी. आगे चलते हैं. इब्न बतूता 14th century एंड मोरक्को से आए, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका. तो ये इंपॉर्टेंट है. अल बिरूनी 11th century उज्बेकिस्तान, इब्न बतूता 14th century मोरक्को. आगे चलते हैं. चलिए अल बिरूनी वाज बोर्न इन 973 इन विच प्लेस, ख्वारिज्म, जो कि प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान में है, राइट. अल बिरूनी के बारे में आप सब कुछ. अल बिरूनी फुल नेम वाज अबू अल रहियान मोहम्मद इब्न अहमद अल बिरूनी. ठीक है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आइडिया ले लो. अल बिरूनी स्कॉलरली ऑब्जेक्टिविटी अर्निंग हिम द टाइटल अल उस्ताद, द मास्टर. क्लियर है, बहुत इन डेप्थ है, राइट. तहकीक ए हिंद, हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय अल बिरूनी. Al-Biruni was designated as royal astrologer by Mahmud of Ghazni. उन्होंने क्या बोला, royal astrologer बोला Al-Biruni को. Al-Biruni connected Indian philosophy to that of the Greeks, Socrates, Pythagoras, Plato, Aristotle, Galen and other Greek thinkers, right. चलिए Al-Biruni was well versed in कौन सी लैंग्वेजेस में वो बहुत अच्छे थे, सिरियाक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत लैंग्वेजेस एक्सेप्ट ग्रीक. ग्रीक में ग्रीक उनको नहीं आती थी, राइट. द पतंजलि's वर्क ऑन ग्रामर इनटू अरेबिक एंड वर्क्स ऑफ यूक्लिड इनटू संस्कृत वर ट्रांसलेटेड बाय अल बिरूनी. तो ये सारे क्या है उनका, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए बायोडेटा पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या क्या किया, राइट. अल बिरूनी's किताबुल हिंद, वेरी इंपॉर्टेंट, इज रिटन इन विच लैंग्वेज, अरेबिक में लिखी गई. किताबुल हिंद ऑन सब्जेक्ट सच एज रिलीजन, सब्जेक्ट्स यानी कि उसमें क्या लिखा गया था, कौन कौन से टॉपिक्स पे बात हुई थी, रिलीजन, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स, लॉज एंड मेट्रोलॉजी, इज डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर्स, राइट. सो किताबुल हिंद वो किताब है जो भी उन्होंने देखा इंडिया में आके, इन सब सब्जेक्ट्स पे ये लिखा कि कैसा रिलीजन है, क्या यहाँ की फिलोसफी है, थिंकिंग जो हम कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी में क्या विश्वास है, सोशल लाइफ कैसी है, कौन से वेट्स एंड मेजर्स यूज होते हैं, लॉज और मीट्रोलॉजी, इस सब पे, राइट. मीट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, राइट. मेजरमेंट कि कौन से तरीके का मेजरमेंट यूज किया जाता है. द टर्म हिंदू वॉज डिराइव्ड फ्रॉम एन ओल्ड पर्शियन वर्ड अल हिंद. अल हिंद से, पर्शियन टर्म अल हिंद से हिंदू वर्ड निकल के आया. द पीपल ईस्ट ऑफ द इंडस, इंडस रिवर के ईस्ट में एज हिंदू एंड देयर लैंड एज हिंदुस्तान एंड देयर लैंग्वेज एज हिंदवी was referred to by Turks.
राइट वहां पे ऐसा बोला जाता था जो ईस्ट ऑफ इंडस रिवर के हैं वो हिंदू हैं, उनका लैंड जो है वो हिंदुस्तान है एंड उनकी जो भाषा है वो हिंदवी है। कौन बोलते थे? टर्क्स। आगे चलते हैं, यहाँ इब्न बतूता वाज गिवन ड्यूटी बाय मोहम्मद बिन तुगलक टू लुक आफ्टर कुतुबुद्दीन मुबारक टूम। मोहम्मद बिन तुगलक अपॉइंटेड इब्न बतूता एज एन एनवॉय टू मंगोल कोर्ट ऑफ चाइना। इनवॉय यानी कि जैसे फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं ना, डिप्लोमैट्स, वैसे। दुआर्ते बारबोसा इंपॉर्टेंट है, हु रोट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया, बिलोंग्स टू पोर्चुगल। The Portuguese traveler who translated Indian texts into European language was Jesuit Roberto Nobili। Important है ये भी, वो क्या करते थे? इंडियन टेक्स्ट्स को यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे। The French traveler who traveled to India at least 6 times। कौन है ये? जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, राइट। चलिए, सो जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर was a French gem trader and traveler। Jean Baptiste Tavernier also paid a visit to Shahjahan's court। Tavernier wrote les 6 voyages de Jean Baptiste Tavernier in 1675। तो कि मतलब जो उन्होंने 6 ट्रिप्स करी टू इंडिया उसके बारे में इन्होंने ये बुक लिखी इन 1675। ठीक है, चलिए। Tavernier is famous for discovering and purchasing blue diamond। The foreign traveler who never returned to Europe and settled down in India was Nicolao Manucci। जैसे भी अब हम इन्हें प्रोनाउंस करते हैं, राइट, गुची है तो मैनुची ही होगा, राइट। सो Nicolao Manucci। Storio do Mogar is the work of Nicolao Manucci। So Manucci was an Italian writer and traveler। Italian doctor who visited Mughal court was the same Manucci। क्लियर है? आगे चलते हैं। Al-Biruni translated 2 books into Arabic, Samakhya of Kapila and Book of Kapila। Al-Biruni made Persian translations of Puranas and the Bhagavad Gita। इनको पर्शिया में ट्रांसलेट किया, राइट, पर्शियन लैंग्वेज में। Al-Biruni is often regarded as father of Indology। Al-Biruni attempts to determine the duration of various historical eras by chronology of ancient nations। वो कैसे देख रहे हैं कि कौन सी एरा कब आई इंटरनेशनली, बाकी एंशियंट नेशंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके कि पहले ये आया, फिर ये आया, फिर इसमें ऐसा हुआ, ऐसे, राइट। Al-Biruni was the first able to maintain a simple formula for measuring Earth's radius। Moroccan traveler Ibn Battuta's book of travel is called Rihla। ये तो हम सब ने पढ़ा है NCERT में, राइट। Ibn Battuta Moroccan traveler was born in Tangier, ये भी पढ़ा है। Traveling overland through Central Asia, Ibn Battuta reached Sindh in 1333। Ibn Battuta served as Qazi or judge of Delhi during Sultanate period in the reign of Muhammad bin Tughlaq। Important है ये बहुत। आगे चलते हैं। In 1342 Ibn Battuta was ordered in 1342 to proceed as the Muhammad bin Tughlaq's envoy to China। According to Ibn Battuta, it took 40 days to travel from Multan to Delhi and about 50 days from Sindh to Delhi, right? चलिए आगे चलते हैं। The foreign traveler who served as physician, later as an intellectual and scientist at the Mughal court was Francois Bernier, multi-talented। Francois Bernier served as a physician to Prince Dara Shikoh, the eldest son of Emperor Shah Jahan। Important है, Francois Bernier served as intellectual and scientist at the Mughal court along with Danishman Khan। कौन था साथ में? Danishman Khan। Francois Bernier dedicated his major writing to Louis XIV, the King of France। Bernier क्योंकि ये कहाँ से थे? फ्रांस से थे। Bernier spent 12 years in Aurangzeb's court and wrote a book called Travels in the Mughal Empire, right? चलिए, when Ibn Battuta visited India, he was not familiar with coconut and pan। वो न्यू डिस्कवरीज वाला टॉपिक है जो, राइट। बाय द टाइम इब्न बतूता अराइव्ड इन दिल्ली, द सबकॉन्टिनेंट वाज पार्ट ऑफ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम चाइना इन द ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका एंड यूरोप इन द वेस्ट। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम बताया है, राइट। एज पर इब्न बतूता's description, the largest city in India, unlike Delhi, was
Daulatabad in Maharashtra. In 14th century, the bazaars were not only places of economic transactions but also the hub of social and cultural activities. Important है ये, इस पे अगर ऐसे डबल कोट्स में भी आ गया तो आपको बताना है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड नहीं होता था, सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती थी. इट वॉज हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कैसे सब उसमें एक्सप्लेन्ड है वही सब, राइट. चलिए, Ibn Battuta found Indian agriculture very productive because of the fertility of the soil. आगे चलते हैं. As per Ibn Battuta's description, there was a marketplace for male and female singers known as Tarababad in Daulatabad. As per Ibn Battuta's account of Delhi, the number of gates called Darwaza in the city was 22. The terms Uluk and Dawa during medieval period were related to the postal system, right? एक फुट पे और एक हॉर्स पे, right? So उलुक या दावा जो हम बोलते हैं. In medieval period, the horse post run by royal horses stationed at a distance of every 4 miles was termed as uluk. ये उलुक है. In the medieval period, the term used for foot post जो पैदल जाके रिले रेस की तरह, वो दावा है, right? The book Travels in the Mughal Empire has been authored by Francois Bernier, जैसे हमने पढ़ा. The foreign traveler whose representation of India works on the model of binary opposition where India is presented as the inverse of Europe. Europe से compare किया हुआ है और criticize किया हुआ है. It is Francois Bernier, right? क्योंकि उन्होंने जो यूरोप में देखा है वो आके इंडिया से contrast कर रहे हैं. According to Francois Bernier, one of the fundamental differences between Mughal India and Europe was lack of private property, right? कि मुगल इंडिया और यूरोप के बीच में क्या डिफरेंस है कि वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी है लेकिन यहाँ पे नहीं है. One common perception was found in most foreign travelers' accounts of 16th and 17th century. क्या था? मुगल स्टेट was the sole owner of land. गवर्नमेंट ओन्ड है, मुगल स्टेट है, उसके पास है सारा लैंड, सारी जमीन उसके अंडर आती है. The traveler to India who asserted there is no middle state in India, कि कोई मिडिल क्लास ही नहीं है, that is Francois Bernier. Pelsiert, who visited the subcontinent during the early decades of 17th century, was a Dutch traveler. तो नाम है Pelsiert and he was a Dutch traveler. A detailed description of the practice of sati during Mughal period was provided by Francois Bernier. Francois Bernier के accounts में हमने सती पढ़ा है, right? India rural society was characterized by considerable social and economic differences during 16th and 17th centuries. As per Francois Bernier's large kingdom of Bengal was known for the production of silks, cotton and indigo. Bengal was the hub of production of silks, cotton and indigo. A detailed account of the working of imperial karkhanas or workshops was given by Francois Bernier. आगे चलते हैं. During the 17th century, the percentage of Indian population that lived in towns was about only 15%. In Western India, merchant groups were called Mahajans and their chief as Seth. Yeah, Seth. Right? In urban centers such as Ahmedabad, the Mahajans were collectively represented by the chief of the merchant community called Nagar Seth. Nagar Seth. Right? भाई साहब, Afanasin Nikitin, who visited India in 15th century, belonged to Russia. राइट, तो ये आपका सोर्स बेस से उठाया गया है. सो हमारा चैप्टर नंबर 5 हो गया है. आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे. चलिए, सो चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस पे चलते हैं. Manika Vachkar, who composed beautiful devotional songs in Tamil, was a devotee of Shiva. The terms great and little traditions were coined in the 20th century to describe the cultural practices of peasant societies. By whom? Robert Redfield. Jagannath, a form of Vishnu, was identified as the principal deity at Puri, Odisha by the 12th century. 12th सेंचुरी तक जगन्नाथ जी को फॉर्म ऑफ विष्णु माना जाता है एंड उनकी एज अ प्रिंसिपल डेटी यानी कि गॉड, जहाँ पे उनकी मेन प्रिंसिपल डेटी की तरह पूजा की जाती है एट पुरी, ओडिशा. राइट. The historians of religion often classify bhakti traditions into two broad categories. दो तरीके की भक्ति होती है, सगुना एंड निगुना.
राइट? क्या डिफरेंस है? सगुना फॉर्म ऑफ वर्शिप इज द प्रैक्टिस ऑफ डिवोशन टू गॉड इन फॉर्म, कि हम जैसे मूर्ति होती है गॉड्स की, है ना, उनकी पूजा करते हैं तो उनको एक फॉर्म देते हैं, एक आकार देते हैं. द वर्शिप ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट निराकार फॉर्म ऑफ गॉड इज कॉल्ड निर्गुणा भक्ति, निर्गुणा भक्ति. ठीक है, चलिए. सम ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट्स ऑफ 6th centuries वर लेड बाय अलवर्स एंड नयनार्स. अलवर्स एंड नयनार्स. Alvar saints were immersed in devotion to Vishnu. Alvars, the followers of Vishnu, and Nayanars were the devotees of Shiva. Clear है? चलिए. By the 10th century, the compositions of 12 Alvars were compiled in an anthology known as Nalaira Divya Prabandhan. Very important. Nalaira Divya Prabandham. कितने? 12 Alvars की composition को combine करके ये बनाया. Tevaram, a collection of hymns in praise of Lord Shiva, compiled in the 10th century, is attributed to Appar, Sambandar and Sundarar. Important है. The only woman among 12 Alvars was Andal. Important. Karaikal Ammayar was a famous Nayanar saint. Nayanar saint. Nayanar saint यानी कि follower of आपका शिवा, right? One of the major themes in Nayanar's bhakti hymns जो वो लिखती थी is the poet's opposition to Buddhism and Jainism. वो opposed थी Buddhism और Jainism से. The powerful Chola rulers 9th to 13th centuries supported Brahmanical and Bhakti traditions. Some of the most magnificent Shiva temples at Chidambaram, Thanjavur and Gangaikonda Cholapuram were constructed under the patronage of Chola rulers. Patronage यानी कि जो उनको funds देते थे, support करते थे, Chola rulers. ठीक है? The most spectacular representations of Shiva in bronze sculpture were made during the rule of Chola rulers. Important है, bronze sculpture of Shiva Chola rulers के अंदर. ठीक है? चलिए. The Velalas were an elite class of agricultural landlords who formed the aristocracy of the ancient Tamil order during the Sangam age. Sangam age के दौरान वेलालर्स जो थे वो elite class थे जो agricultural landlords थे, जैसे कि जमींदार थे, right? ठीक है, चलिए. An inscriptional evidence from around 945 suggests that metal images of Appar, Sambandar and Sundarar were consecrated in a Shiva temple by Parantaka I, the ruler's name. ठीक है, ये अपार, संबंदर एंड सुंदरार की जो उन्होंने मेटल इमेजेस बनवाई थी, किसने? परंतका I ने. आगे चलते हैं. चलिए. बसावना, फाउंडर ऑफ वीराशैव ट्रेडिशन, was the minister in the court of Kalachudi ruler. The 12th century witnessed the emergence of Veerashaiva tradition led by Basavana. The followers of Veerashaiva tradition were known as Lingayats. The Lingayats also encouraged certain practices disapproved in the Dharma Shastra such as post-puberty marriage and widow remarriage. ये इनको support करते थे, इनके favor में थे, right? Lingayats क्या करते थे? एक लिंगा पहनते थे, यहाँ पे जो एक ताबीज टाइप्स होता है, right? The Veerashaiva tradition is derived from compositions in Kannada called Vachanas. Vachanas. The advent of Turks in the 13th century, जब Turks आए तो क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत की एस्टैब्लिशमेंट हुई. द स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज आर कॉल्ड उलमा. उलमा जैसे ब्राह्मणास हैं हिंदुइज्म में, वैसे इस्लामिक स्टडीज में उलमास हैं. Islam arose as a religious force in Arabia in the 7th century, around 610 CE, right? In 711, Sindh was conquered and made part of the caliph's domain by an Arab general known as Muhammad Qasim. Muhammad Qasim ने सिंध पे कब्जा किया and उसको अपना हिस्सा बना लिया, right? The Turks and Afghans established the Delhi Sultanate in the 13th century. 13th century. देखो अभी 21st century चल रही है. 21st century यानी कि 2000 onwards. तो centuries हमेशा अगर यहाँ 13 लिखा है यानी कि समझो 1200s के अराउंड. ठीक है. Muslim rulers were guided by the ulama who were expected to ensure that they ruled according to the Sharia. Sharia is the Muslim law. Sharia.
ठीक है, चलिए, द शरिया लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी इवॉल्व फ्रॉम कुरान, कुरान से उसको निकाला गया है, हदीस, कियास एंड इजमा, इन सोर्सेज से शरिया लॉ बना है। Sufism evolved into a well-developed movement with a body of literature on Quranic studies and Sufi practices by the 11th century. Institutionally, the Sufis began to organize communities around the hospice और खानखा, है ना, hospice और खानखा, उसी में हमने पूरा वो social activity पढ़ा है। खानका was controlled by a teaching master known in Persian as पीर या फिर मुर्शिद, हम उन टीचिंग मास्टर को बोलते थे जो पूरे खानका को कंट्रोल करता था, रेगुलेट करते थे। सूफी सिलसिलास began to crystallize in different parts of the Islamic world around 12th century. The word silsila literally means a chain, signifying an unbroken spiritual genealogy to Prophet Muhammad. कि एक चेन है, एक कनेक्शन है आपके बीच में। When the Sufi sheikh died, his tomb shrine became the center of devotion, encouraging the practice of ziyarat. ziyarat क्या है? pilgrimage, कि आप उनको वहाँ पे विजिट करने जाते हैं, right after his डेथ, राइट। तो वहाँ पे जैसे जो मोहम्मद है और उनके सारे रिलेटिव्स हैं, सो सूफी शेख को भी पिलग्रिमेज पे सारे डिवोटीज मिलने आते थे। द चिश्ती ऑर्डर वॉज नेम्ड आफ्टर द टाउन ऑफ चिश्त इन सेंट्रल अफगानिस्तान। द कदीरी ऑर्डर वॉज नेम्ड आफ्टर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। Of the groups of Sufis who migrated to India in late 12th century, the most influential were the Chishtis. Important है ये। Sheikh Nizamuddin's hospice was located on the banks of river Yamuna in Ghiaspur. The Dargah of Sheikh Fariduddin Ganj-e-Shakar is located in Ajodhan, Pakistan. आगे चलते हैं। The category of zimmi, meaning protected, was derived from the Arabic word zimma. Zimmi क्या थी? During Muslim rule in India, category of the zimmi was granted to Jews, Christians and Hindus. कि आप हमें थोड़ा सा जैसे टैक्स पे करते थे मुगल्स में, तो आप टैक्स दीजिए, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे कि आपको कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज इट वॉज अ मुस्लिम डोमिनेटेड रूल, राइट। तो खोजास हु डेवलप्ड गिनन और डिवोशनल पोएम्स बिलोंग टू इस्लामिक्स Ismailis sect. Khojas were linguistically diverse community residing in Punjab, Sindh and Gujarat. वो यहाँ पे रहते थे। The local customs such as matrilineal and matrilocal residence were adopted by Arab Muslim traders in Malabar coast. Matrilineal क्या है? जैसे पेट्रिलिनी पढ़ा था ना बुक 1 में कि मदर की साइड से हम ट्रेस करते हैं डिसेंट को, और मेट्रीलोकल रेसिडेंस यानी कि जैसे यहाँ पे क्या ब्राइड जाती है ग्रूम के घर पे, वहाँ पे ग्रूम ब्राइड के घर पे जाएगा। द शाह हमादन मॉस्क is often regarded as the jewel in the crown located in Srinagar. Shah Hamadan Mosque. The Shah Hamadan Mosque, one of the best examples of Kashmiri wooden architecture, was built in 1395. During the 8th and 14th centuries, Turkish rulers were designated as Turushka. तुरुष्का उनको बोला जाता था। The Turks and Afghans were referred to as Shakas. ये हमने पढ़ा है बुक 1 में भी। Yavanas was a term used for Greeks. A general term for migrant communities who did not observe the norms of caste society and spoke language other than the Indian language. Brahmanical norms वो follow नहीं करते थे। They were म्लेच्छास जैसे भी हम इसको pronounce करेंगे। In Islamic texts, the word tasawwuf denotes Sufism. According to some scholars, the word Sufism is derived from suf, meaning wool. ऊन, ठीक है। चलिए, द दरगाह ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया एंड शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली इज लोकेटेड इन दिल्ली। द दरगाह ऑफ शेख मुइनुद्दीन सिजीज लोकेटेड इन अजमेर राजस्थान। इसमें एक टेबल है आपकी बुक में कि पहले कौन से शेख थे, फिर उनके बाद पूरा 4 से 5 है, वो याद कर लेना। मैंने देखा था शायद सैम्पल क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन में। अ बुक इन पर्शियन कॉल्ड द कशफुल महजूब वाज ऑथर्ड बाय अबुल हसन अल हुजवीरी। द सूफी सेंट रेवर्ड यानी कि वर्शिप्ड एज दाता
Ganj Baksh and his mausoleum called as Data Darbaris is Abul Hasan al-Hujwiri. The Sufi saint popularly known as Garib Nawaz is Khwaja Muinuddin Chishti. Very important. Garib Nawaz, Khwaja Muinuddin. The earliest textual references to Khwaja Muinuddin's Dargah date to the 14th century. The first sultan who went to the shrine of Khwaja Muinuddin was Muhammad bin Tughlaq. The earliest construction to house the tomb of Khwaja Muinuddin was funded in the late 15th century by Sultan Ghiyasuddin Khalji of Malwa. उन्होंने उनका जो tomb था वो बनवाया था. A huge cauldron यानी कि डोंगा टाइप्स होता है ना जिसमें बहुत बनाते हैं खाना. To facilitate cooking for pilgrims at shrine of Khwaja Muinuddin was offered in 1568 by Akbar. राइट. तो आप देख रहे हैं कैसे हेल्प करते थे या कैसे सपोर्ट करते थे, पेट्रोनेज देते थे. राइट. मुनीज अल अरवा बायोग्राफी ऑफ शेख मुइनुद्दीन चिश्ती वाज ऑथर्ड बाय जहानारा बेगम. राइट. मुरक्का ए दिल्ली हैज बीन ऑथर्ड बाय दरगाह कुली खान. द ट्रेडिशन ऑफ समा वाज इंटीग्रल टू चिश्ती. समा यानी कि टोटल सरेंडरिंग. राइट. चलिए. Call, a hymn sung at the opening or closing of Qawwali was introduced by Amir Khusrau. Important है ये. Qawwals at the shrine of Sheikh Nizamuddin Aulia always start their recital with the call. पहले कॉल करते हैं, एक हिम है, एक पोयम है. राइट. उसके बाद कवाली शुरू होती है. The Sufi saint whose verses were incorporated in Guru Granth Sahib, Baba Farid. Padmavat was composed by Malik Muhammad Jayasi. Padmavat revolved around the romance of Padmini and Ratan Sen, the king of Chittor. The short poems in Dakhani language है ये. A genre of Sufi poetry attributed to Chishti Sufis were composed in Bijapur, Karnataka. Marathi abhangs were the composition of the sons of Pandharpur. The disciples of Nizamuddin Aulia addressed him as the Sultan ul Mashaq. The term Awqaf during Sultanate period meant charitable trustees. Charitable trustees जो थे, right? The Dargah of Sheikh Salim Chishti, a direct descendant of Baba Farid, was constructed in Fatehpur Sikri. The Kabir Bijak, important है. The Kabir Bijak is preserved in Varanasi and elsewhere in Uttar Pradesh by Kabir Panth. The followers of Kabir. The Kabir Granthawali is associated with the Dadu Panth in Rajasthan. Important है. The disciple of Baba Guru Nanak, who succeeded him as the preceptor गुरु वॉज गुरु अंगद. तो बाबा गुरु नानक देव के बाद गुरु अंगद जी उनके सक्सेसर बने. आदि ग्रंथ साहिब वॉज कंपाइल्ड बाय द 5th सिख गुरु अर्जन. द फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ, आर्मी ऑफ द प्योर, वॉज लेड बाय द 10th सिख गुरु गोबिंद सिंह. The best known women poet within the Bhakti tradition during 15th-16th centuries was Mirabai. Mirabai was a Rajput princess from Merta, Marwar. Mirabai was married against her wishes to a prince of the Sisodia clan of Mewar. It is believed that the preceptor of Mirabai was Saint Raidas. Preceptor यानी कि teacher. In the late 15th century, Shankara Dev emerged as one of the leading proponents of Vaishnavism in Assam. Kirtan Ghosh was the major composition of Shankara Dev. The teaching of Shankara Dev were often known as the Bhagavati Dharma. An early text on Malfuzat, literally conversations of Sufi saints, is Fawaidil Fuad, right? सो जो भी सोर्स बेस्ड है ज़्यादा डेप्थ में CUET के लिए काम आएंगे, यहाँ बोर्ड्स में अभी रेलेवेंट नहीं है. Verses ascribed to Kabir have been compiled in Kabir Bijak,
कबीर ग्रंथावली एंड आदि ग्रंथ साहिब, 3 सोर्सेज हैं, राइट? कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली एंड आदि ग्रंथ साहिब. It is believed that Kabir was initiated into bhakti by Ramananda. Ramananda was his guru. Baba Guru Nanak was born in a Hindu merchant family in a village called Nankana Sahib near the river Ravi. Near the river Ravi. Baba Guru Nanak advocated a form of Nirguna Bhakti, right? Without a form, abstract form में, right? चलिए, Fawaidul Fuad is a collection of conversations of Sheikh Nizamuddin Aulia compiled by Amir Hassan Dehlavi. Amir Hassan Dehlavi. Maktubat-e-Imam Rabbani is a collection of letters by Sheikh Ahmad Srihindi. The author of Siyarul Aulia, the first Sufi tazkira written in India, was Mir Khurd Kirmani. The most famous tazkira is the Akbar-ul-Akhyar of Abdul Haq Muhaddis Dehlavi. I'm so sorry, मेरे को pronunciation अच्छे से नहीं आती है, so sorry for that. Al-Hajviri was a contemporary of Bhakti saint Ramanujacharya. So this was for our chapter number 6, Bhakti Sufi traditions. अब चलते हैं next chapter विजयनगर पे. चलिए, so विजयनगर और city of victory, विजय बोलते हैं ना, विजय भव. So city of victory was the name of both a city and an empire founded in the 14th century. Hampi was a name derived from that of the local mother goddess. Pampa Devi से क्या नेम है? हम्पी, राइट? चलिए, the ruins at Hampi were discovered in 1800 by Colin Mackenzie. The first Survey General of India from 1815 to 1821 was Colin Mackenzie. According to tradition and epigraphic evidence, the Vijayanagar Empire was founded by Harihar and Bukka. The founders of Vijayanagar Empire, Harihar and Bukka. The Vijayanagar Empire was founded in the year 1336, 14th century, right? The term Karnataka Samrajyamu denotes Vijayanagar Empire. Gajapati was the name of a ruling lineage that was very powerful in the 15th century in Odisha. Gajapati. In Vijayanagar, the Deccan Sultans was termed as Ashwapati, Lord of Horses. The rulers of Vijayanagar called themselves Rayas. Rayas and Nayakas पढ़ा है ना? In Vijayanagar, the Rayas were called Narapati, Lord of Men. In Vijayanagar Empire, Kudirai Chetis were traders of horses. जो traders थे, जो horses का trade करते थे, they were known as Kudirai Chetis, right? आगे चलते हैं. During the 14th century, horses for warfare, यानी कि war के लिए, were imported from Arabia and Central Asia. Krishnadeva Raya composed a work on statecraft in Telugu known as Amukta Malyada. Amukta Malyada, composed by Krishnadeva Raya, is a work related to statecraft. The dynasties which Vijayanagar in the order of their rule are, जहाँ पे विजयनगर में कौन कौन सी डायनेस्टी थी? सबसे पहले संगम डायनेस्टी, देन स्लूवास, देन तुलुवास, देन अराविदूस, है ना, हमने पढ़ा है. चलिए, कृष्णदेवराया, द फेमस रूलर ऑफ विजयनगर, बिलोंग्स टू द तुलुवा डायनेस्टी, राइट? Raichur Doab is the land between the Tungabhadra river and the Krishna river, है ना? The Raichur Doab was acquired in 1512 during the rule of Krishnadeva Raya. The Krishnadeva Raya founded a suburban township near Vijayanagar after his mother's name, known as Nagalapuram. ठीक है? The fourth and last Hindu dynasty which ruled the Vijayanagar Empire was Aravidu dynasty. यहाँ पढ़ा पहले संगमास, सुलुवास, तुलुवास and Aravidus. By 1542, the Aravidu dynasty came into power and remained till the end of the 17th century. So 14th से लेके 17th century का हमारा विजयनगर का एक्सटेंट था, लाइवलीहुड थी, we can say एज थी. In 1565, the chief minister of Vijayanagar who led the army into battle of Talikota was Rama Raya. The battle of Talikota is also known as the battle of Rakshasi Tangdi. NCERT में पढ़ा है.
right? Duarte Barbosa, Domingo Paes and Fernão Nunes from Portugal came to India in the 16th century. These are the foreign travelers. The most striking feature about the location of Vijayanagar was the natural basin formed by river Tungabhadra. नेचुरल बेसिन, रिवर बेसिन जो मिलता उनको प्रोवाइड होता था तुंगभद्रा रिवर की वजह से. कमलापुरम टैंक वाज कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर रेन वाटर फॉर इरिगेशन एंड रॉयल यूसेज ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर. कमलापुरम टैंक. हिरिया कैनाल which drew water from a dam across the Tungabhadra for irrigation was apparently built by the kings of Sangam dynasty of Vijayanagar. The foreign traveler, greatly impressed by fortifications of Vijayanagar and mentioned 7 lines of forts, was Abdur Razak, जो हम fortification वाले में पढ़ते हैं, right? The medieval city fortified in such a manner that not only the city but also its agricultural hinterland and forests were also encircled. यानी कि सिटी भी और जो एग्रीकल्चरल गांव का एरिया हिंटरलैंड है वो भी और फॉरेस्ट भी सब कुछ फोर्टिफाइड था. कौन सी सिटी में? विजयनगर. जैसे हमने देखा विजयनगर एम्पायर का भी नाम है और सिटी का भी नाम है. The arch on the gateway leading into the fortified settlement as well as the dome over the gate are regarded as typical features of architecture introduced by the Turkish sultans. राइट, जब टर्किश सुल्तान्स आए तो ये जो हमारा मुगल आर्किटेक्चर है ये आया, राइट. द आर्च ऑन द गेटवे लीडिंग इनटू द फोर्टिफाइड सेटलमेंट आर रेफर्ड टू एज इंडो-इस्लामिक. द वेल्स, रेन वाटर टैंक्स एज वेल एज टेम्पल टैंक्स served as sources of water to the ordinary town dwellers यानी कि residents in Vijayanagar. Lotus Mahal, one of the most beautiful buildings of Vijayanagar, had 9 towers. 9 towers. Vijayanagar Empire at the Battle of Talikota were routed by the combined armies of किन्होंने मिलकर अटैक किया? बीजापुर, अहमदनगर and Golconda. After fall of Vijayanagar, the Aravidu dynasty ruled from Penukonda and later from Chandragiri near Tirupati. The title establisher of Yavana kingdom was bestowed on Krishna Deva Raya. Important है, किसको टाइटल मिला establisher of the Yavana kingdom? Krishna Deva Raya को. During Vijayanagar Empire, Nayakas were the military chiefs. Many features of Amar Nayaka system of the Vijayanagar Empire were derived from the Ikta system, similar to the Ikta system. During Vijayanagar Empire, the Amar Nayakas were the military commanders. ये military commanders हैं जिनके पास अलग अलग responsibilities given है. Niccolo de Conti who visited Vijayanagar Empire belonged to Italy. So यही कॉन्टी की बात हो रही है. Visited Vijayanagar Empire in 1420 AD during the rule of Krishna Deva Raya I. Abdur Razak, who visited Vijayanagar Empire, was the envoy diplomat of Shah Rukh of Persia. हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में. Abdur Razak was a Persian scholar who visited the Vijayanagar kingdom during the reign of Krishna Deva Raya II. Afansi Nikitin, who visited Vijayanagar Empire, belonged to Russia. So ये foreign travelers हैं again सारे, right? The audience hall and the Mahanavami Dibba found in Vijayanagar were together called as the House of Victory. ये किसने बोला है? डोमिंगो पायस ने, who was a foreign traveler. उन्होंने ऑब्जर्व करके ये बोला इन दोनों को हाउस ऑफ विक्ट्री बोला जाता है. Located on one of the highest points in Vijayanagar city, the Mahanavami Dibba is a massive platform rising from a base of about 11,000 square feet to a height of 40 feet. Dances, wrestling matches, processions of capronized horses, elephants and chariots and soldiers were of Mahanavami celebration in Vijayanagar Empire. Right? Mahanavami पे ये सब कुछ शोकेस होता था. डांसेस, रेसलिंग मैचेस, प्रोसेशंस, यानी कि जैसे हम रिपब्लिक डे पे देखते हैं ना पूरी मार्चिंग हो रही है, सारा कुछ डिस्प्ले हो रहा है. सिमिलरली हजारा राम टेम्पल वॉज बिल्ट इन द अर्ली पार्ट ऑफ 15th century by the then king of Vijayanagar, Krishna Deva Raya II. The Vijayanagar kings claimed to rule on behalf of the god Virupaksha. Important है. Virupaksha, the guardian deity of Vijayanagar,
किंगडम वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉर्म ऑफ शिवा, तो विरूपाक्षा जी को शिवा के फॉर्म माना जाता है. All royal orders in Vijayanagara Empire were signed Shri Virupaksha, usually in the Kannada script. Important है ये बहुत ज़्यादा. Vijayanagar rulers indicated their close links with the gods by using the title Hindu Surat Rana. Hindu Surat Rana. The term Hindu Surat Rana was a Sanskritization of the Arabic term Sultan. राइट, सो संस्कृत में ये हिंदू सूरत राणा सुल्तान को बदल के बोल दिया है. द न्यू फीचर्स इन टेम्पल आर्किटेक्चर फ्रॉम द पीरियड ऑफ विजयनगर एम्पायर वर एविडेंट फ्रॉम मंडपा एंड गोपुराम्स. राइट, ये टेम्पल आर्किटेक्चर के न्यू वी कैन से फीचर्स थे, मंडपा एंड गोपुराम्स. दोनों ही हमने कौन से टेम्पल में पढ़ा है? विरूपाक्षा टेम्पल में. राइट, चलिए. The Raya Gopurams or royal gateways were a new feature added to temple architecture during the period of Vijayanagar Empire. ये जो आप देखते हैं ना ऐसे साउथ इंडियन टेम्पल्स के जो ऐसे बड़े से गेटवेज होते हैं जिन पे बहुत अच्छा आर्किटेक्चर होता है, गोपुरम्स इन्हें बोलते हैं. A कल्याण मंडपा was meant to celebrate divine weddings. The inscriptions suggest that the Virupaksha temple was built during 9th and 10th centuries. The hall in front of the main shrine of Virupaksha temple and eastern gopurams built to mark the accession of Krishna Deva Raya. जब कृष्ण देवा राया किंग बने तो उनके इस एक्सेशन यानी कि जब वो किंग बने, इस इवेंट को मार्क करने के लिए क्या था? मेन श्राइन और ईस्टर्न गोपुरम्स बनाए गए थे. राइट, इन द विरूपाक्षा टेम्पल. दूसरा टेम्पल कौन सा है? विठल्ला टेम्पल. विरूपाक्षा टेम्पल एंड विठल्ला टेम्पल से ही आंसर बनता है, ध्यान रखना. एट द विठल्ला टेम्पल द प्रिंसिपल डेटी वॉज विठल्ला, अ फॉर्म ऑफ विष्णु. क्लियर है? जनरली वर्शिप्ड इन महाराष्ट्र. The Vijayanagar kingdom, some of the most spectacular gopurams were also built by the local Nayanars military chiefs. Hampi was recognized as a site of national importance in the year 1976. The Vijayanagar markets were overflowing with abundance. बहुत सारे fruits, grapes, oranges, limes, pomegranates, jackfruit and mangoes, and all very cheap. This statement was marked by Fernão Nunes. Right? जो foreign traveler थे. The foreign traveler who described mutton, pork, venison, partridges, hares, doves, quail, and all kinds of birds, sparrows, rats, and cats and lizards as being sold in the market of Bisnaga, Vijayanagar was again Fernão Nunes. The beautiful statue of Krishna Deva Raya placed on the Gopuram of the temple at Chidambaram, Tamil Nadu. The Krishna Deva Raya is described of medium height and of fair complexion and good figure, rather fat than thin. He has on his face signs of smallpox. By whom? Domingo Paes ने डिस्क्रिप्शन दी है कृष्ण देवा राया की. हम्पी वॉज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1988. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 8, पेजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट पे. चलिए, सो ड्यूरिंग द 16th and 17th centuries, the percentage of population of India living in villages, रूरल पॉपुलेशन 85% थी जो रूरल एरिया में विलेजेस में रहती थी. राइट, द बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीकल्चरल सोसाइटी ड्यूरिंग 16th and 17th century was the village. The major source for the agrarian history, agrarian यानी कि agricultural history of 16th and early 17th centuries are chronicles and documents from Mughal court. Source कहाँ से हमें इनके बारे में पता चलता है? क्रॉनिकल्स और डॉक्यूमेंट्स जो मुगल कोर्ट से में बनाए गए थे. अ मेजर सोर्स ऑफ अग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ 16th and 17th century is also the Aine Akbari. Right? Aine Akbari was authored by Akbar's court historian Abul Fazl. Very important limitations of Aine Akbari for your answer. Aine Akbari contained descriptions of regions away from Mughal capital including Gujarat, Maharashtra and Rajasthan. बहुत इंपॉर्टेंट है, हो रहा है ना रिविजन. The three factors that accounted for the constant expansion of agriculture in medieval India were number 1 abundance of land, बहुत ज़्यादा लैंड था, लेबर भी अच्छी थी, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, एंड 3 मोबिलिटी ऑफ पेजेंट्स. पेजेंट्स भी ऑन द गो रहते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए रेडी रहते थे. इन medieval India, areas which received 40 inches or more of rainfall were generally rice producing zones. राइट, स्टेपल क्रॉप्स कौन से थे जो खाए जाते थे एकदम बेसिक स्टेपल डाइट में? राइस, व्हीट और मिलेट्स. ठीक है. इन नदर्न इंडिया द स्टेट रिपेयर्ड शाहनैर.
कनाल इन द पंजाब ड्यूरिंग द रूल ऑफ शाहजहां। तो शाहजहां के रूल में स्टेट यानी कि जो मुगल स्टेट थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने शाह नहर को रिपेयर किया इन पंजाब। टोबैको वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नॉर्दर्न इंडिया इन द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर क्लियर है। चलिए, टोबैको प्लांट अराइव्ड फर्स्ट इन इंडिया इन द डेक्कन रीजन। इन द डेक्कन रीजन अकबर एंड हिज नोबल्स केम अक्रॉस टोबैको फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1604। चलिए आगे चलते हैं। The source records of agrarian relations in East India during 16th and 17th century are records of East India Company। ये sources के बारे में बताया गया था, right? The term which Indo-Persian sources of Mughal period most frequently used to denote a peasant। peasant को क्या बोलते थे? रैयत और मुजारियन, right? The terms रैयत और मुजारियन, किसान और असमी were used for peasants। so किसान, असमी, रैयत, मुजारियन ये सब peasants के लिए थे। During the 17th century खुदकश्ता एंड पहिकश्ता were two kinds of peasants, right? खुदकश्ता कौन है? जो उसी विलेज में रहते हैं और वहीं पे खेती करते हैं। पहिकश्ता कौन है? जो दूसरे विलेज में जाते काम करने, वो वहाँ नहीं रहते। The non-resident cultivators who belong to some other village but cultivated lands elsewhere on contractual basis were पहिकश्ता, right? In medieval India the Assamese were cultivating peasants, ठीक है, जो खेती करते थे, फार्मिंग करते थे। द मुगल एम्परर हु बैंड टोबैको कंजम्पशन वाज जहांगीर। टोबैको हैड बिकम अ मेजर आर्टिकल ऑफ कंजम्पशन, कल्टिवेशन एंड ट्रेड ऑल ओवर इंडिया बाय द एंड ऑफ 17th century। ड्यूरिंग मुगल पीरियड एग्रीकल्चर वाज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड टू मेजर साइकिल्स, खारिफ एंड राबी। राबी इज स्प्रिंग एंड खारिफ इज ऑटम, ठीक है। एज पर आइन अकबरी द मुगल प्रोविंस प्रोड्यूस 39 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। कौन सा प्रोविंस था ये? आगरा, राइट। एज पर आइन अकबरी द वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय दिल्ली वाज 43 एंड जिन से कमिल क्या थे? कैश क्रॉप्स थे, राइट। कैश क्रॉप्स के एग्जाम्पल कॉमेंट बॉक्स में दीजिए, अभी के अभी हमने पढ़ा है। So the Jinse Kamil during medieval India included cotton, sugar, oil seeds and lentils, right? The areas known for cotton cultivation were Central India and Deccan Plateau. During medieval India, the province famous for cultivation of sugar was Bengal. Sugar production Bengal में, right? India's population increased by about 50 million people between 1600 to 1800. यानी कि आपका 17th to 19th century, which is an increase of about 33%. During 17th century, maize यानी कि मक्का was introduced into India via, कहाँ से आया था? अफ्रीका एंड स्पेन से, ठीक है, इंपोर्ट किया हमने। During medieval India, the three constituents of village community were cultivators यानी कि peasants, पंचायत एंड द विलेज हेडमैन। पढ़ा है हमने। ड्यूरिंग मिडीवल इंडिया द टर्म मजूर वॉज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, जैसे हम मजदूर बोलते हैं, राइट। सिमिलरली आगे चलते हैं। द फॉरेन ट्रैवलर हु टॉक्ड अबाउट रोल ऑफ मनी चेंजर कॉल्ड श्रॉफ इन इंडियन विलेजेस वॉज जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। Artisanal tasks such as spinning yarn, sifting, kneading clay for pottery and embroidery were dependent on female labor. So role of women, right? One of the biggest and most famous of 18th century zamindaris headed by women were that of Rajshahi estate, जो women के पास थी, right? The term खरबंदी denotes scrub land, जो लैंड फर्टाइल नहीं है, कल्टिवेबल नहीं है। एन एस्टिमेट ऑफ ऑल इंडिया एवरेज ऑफ फॉरेस्ट कवर फॉर मिडीवल पीरियड वाज अबाउट 40% फॉरेस्ट कवर था जहां पे एग्रीकल्चर नहीं होता था। इन कंटेम्पररी टेक्स्ट्स यानी कि उस टाइम के बाकी टेक्स्ट्स में इन द सेम टाइम पीरियड द टर्म जंगली वाज यूज्ड फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो इन फॉरेस्ट में रहते थे, राइट। अ फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट कलेक्टेड बाय द मुगल स्टेट वाज पेशकश फ्रॉम द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। पेशकश में क्या क्या आता था? सप्लाई ऑफ एलिफेंट्स, राइट, जो वॉरफेयर में काम आते थे। चलिए, सो ड्यूरिंग मिडीवल इंडिया द मलहजाज, लिटरली सन्स ऑफ बोटमैन, वर कंपैरेबल टू स्लेव्स इन बिहार। द हलाल खोरन, जिनको स्कैवेंजर्स बोलते हैं, वर हाउस्ड आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ विलेजेस, बाहर रखा जाता था बाय द मुस्लिम कम्युनिटीज। During medieval India, at the lower strata of society, there was a direct correlation between caste, poverty and social status. In a manual from 17th century Marwar, Rajputs are mentioned as peasants, right?
The Kauravas who cultivated land around Vrindavan sought Rajput status during 17th century. In eastern regions, intermediate pastoral and fishing castes, pastoral यानी कि वो जैसे पेस्टोरल यानी कि कैटल को चराना, ये सब काम, रियरिंग वगैरह, राइट, like the Sadgops and Kaivartas acquired the status of peasants. During medieval India, the term Mukaddam or Mandal was used for village headman. The chief function of the headman was to supervise the preparation of village accounts, assisted by the Patwari, accountant of the Panchayat. In mixed caste villages, the Panchayat was usually a heterogeneous body. Heterogeneous यानी कि made of different kind of people, अलग अलग caste से जो थे. In eastern India, all marriages were held in the presence of mandal. चलिए, a 16th century Bengali poem Chandi Mangla was composed by Mukundaram Chakrabarti. A plant producing a red dye was called Majit. Red dye produce करता था जो plant Majit. A major items of overseas export from India in the 17th century was gum lac. Gum lac, gum होती है ना जो वो forest products से बनती है, that is the raw material. So some tribes like the Lohanis in Punjab were engaged in overland trade between India and Afghanistan. Pike system was the most important part of the social and political life of Ahom kingdom. The transition from a tribal to monarchical system became fully developed by the 16th century. जब ट्राइब से अब धीरे धीरे वहाँ पे भी किंग एक रूलर एस्टैब्लिश हो गया, राइट. पढ़ाए हमने एनसीईआरटी में. ड्यूरिंग मुगल पीरियड द जमींदार्स एंजॉयड सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस ड्यू टू कास्ट, सर्विसेज फॉर द स्टेट एंड मिल्कियत एंड मिलिट्री रिसोर्सेज. क्यों थे पावरफुल जमींदार्स? भाई एक तो उनका जो सोशल स्टेटस था, कास्ट थी, राइट. दूसरा कि वो स्टेट के लिए सर्विसेज करते थे, राइट, परफॉर्म, मिल्कियत जो हम बोलते हैं, और उनके पास मिलिट्री रिसोर्सेज थे. द जमींदार्स हेल्ड एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड्स और प्रॉपर्टी टर्म्ड एज मिल्कियत. लैंड को मिल्कियत बोला गया है. ड्यूरिंग मुगल पीरियड मोस्ट जमींदार्स हैड फोर्ट्रेसेस, किलाचास, as well as an armed contingent comprising units of cavalry, artillery and infantry, right. Cavalry घुड़सवार, artillery and infantry foot soldiers, right. चलिए, artillery is the weapons, guns used, right. आगे चलते हैं. During Mughal period, Jati Panchayats arbitrated disputes between members of different castes related to civil cases. Civil cases में वो arbitration करते थे, यानी कि सुलझेड़ा करते थे. Surveys made in early years of British rule have revealed the existence of substantial numbers of artisans, sometimes as high as 25% of total households in the villages of Maharashtra. Artisans यानी कि जो craft production, manufacturing करते थे, right? In Maharashtra, mirrors और वतन were hereditary land holding of village artisans, जो उनको बदले में मिलते थे, right? Mirrors और वतन, ठीक है. Some British officials in 19th century saw the village as little republic, right? लेकिन वहाँ पे उतनी इक्वालिटी नहीं थी जैसे हमने बात करी. The term sanad denotes an imperial order. Imperial order यानी कि जो मुगल स्टेट से ऑर्डर आया है, एक we can say डिसीजन आया है. So during Mughal period, peasant pastoralists like Sadgops carved out powerful zamindaris in areas of central and southwestern Bengal. तो उनको भी बंगाल में काफ़ी सारे लैंड्स मिल गए. Although zamindars were an exploitative class, their relationship with peasantry had an element of reciprocity, paternalism and patronage, कि वो mostly पेजेंट्स के साथ फ्रेंडली होते थे, राइट. रेसिप्रोकेट करते थे. अगर वो आके उनके लैंड पे काम कर रहे हैं तो उनको शेयर मिल रहा है 1/4. फॉर एग्जाम्पल पेटर्नलिज्म, एक फादर फिगर थे, उनको लोन चाहिए होता था, कैश चाहिए होता था, हेल्प करते थे, पेट्रोनाइज करते थे, राइट. द इकोनॉमिक मेन स्टे ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज लैंड रेवेन्यू. मेन इनकम ऑफ मुगल एम्पायर लैंड रेवेन्यू, जो टैक्सेस उन्हें मिलते थे. ड्यूरिंग, क्योंकि सारा लैंड किसका था? मुगल स्टेट का था. ड्यूरिंग मुगल पीरियड, authority responsible for supervising the physical financial system of empire was the office of the diwan. Clear है? चलिए, in Mughal land revenue system, Amil Guzar was the revenue collector, जो taxes collect करता था. Amil Guzar.
ड्यूरिंग मुगल पीरियड द लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट्स कंसिस्टेड ऑफ 2 स्टेजेस, जमा पहले हिसाब किताब करना किससे कितना लेना है टोटल, और हासिल एक्चुअल में कलेक्ट करना. द जमा वाज द अमाउंट असेस्ड व्हाइल हासिल वाज द अमाउंट कलेक्टेड. राइट. The Mughal emperor who instructed his revenue officials to prepare annual records of the number of cultivators in each village, कि कितने peasants हैं गांव में, that was Aurangzeb. Right. During Mughal period, official responsible for ensuring that imperial regulations were carried out, कि जो imperial laws हैं, जो बोला गया है कैसे क्या होगा, वो मान भी रहे हैं villagers या नहीं, तो वो आमीन की responsibility थी. Right. The land annually cultivated for each crop in succession and is never allowed to lie fallow was पोलज, कि हमेशा एक क्रॉप हुआ उसके बाद उस पर दूसरा क्रॉप होगा, बीच में कभी भी वो खाली नहीं होगा, उस पर हमेशा कल्टीवेशन होगी ही होगी. लेकिन द लैंड लेफ्ट आउट ऑफ कल्टीवेशन फॉर अ टाइम दैट इट में रिकवर इट्स स्ट्रेंथ, कि वापस से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो फर्टाइल लैंड हो जाए. इट वॉज परौती. ठीक है. द लैंड दैट हैज लेन फैलो फॉर 3 or 4 years वॉज छाछर. तो जो 3 से 4 साल तक खाली छोड़ देते थे कि अच्छे से फर्टाइल हो जाए वॉज छाछर. द लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर 5 or more years वॉज बंजर. बंजर लैंड है. ठीक है. राइट. The land that represents the medium produce 1/3 part of which exacted as royal dues was छाछर. वो छाछर लैंड से 1/3 जो जाता था वो टैक्स जाता था मुगल एम्पायर को. The military cum bureaucratic apparatus responsible for looking after the civil and military affairs of Mughal state was the mansabdari system. जो क्या करते थे, ये मिलिट्री और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था. यहाँ पे मिलिट्री चीफ्स भी थे, जो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स थे वो थे, और ये सिविल और मिलिट्री अफेयर्स ऑफ मुगल स्टेट को रेगुलेट करते थे, उनका ध्यान रखते थे. राइट. द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव्ड मुगल, मिंग, सफाविद एंड ओटोमन एम्पायर्स हेल्प्ड क्रिएट वाइब्रेंट नेटवर्क्स ऑफ ओवरलैंड ट्रेड फ्रॉम चाइना टू द मेडिटेरेनियन सी. तो ये ट्रेड की बात हो रही है. द पीरियड बिटवीन 16th and 18th century was marked by a remarkable stability in the availability of metal currency in the form of silver rupia in India. Silver coin, silver currency. Right. चलिए. An Italian traveler who passed through India in 1690 provides a graphic account about the way silver traveled across globe to reach India. कि पहले कहाँ अफ्रीका से होके कहाँ and then इंडिया में. सो दैट वॉज करेरी, जियोवनी कैरेरी. The Ain Akbari was the culmination of a large historical administrative project of classification undertaken by Abul Fazl, Akbar's court historian. Right. चलिए. The Ain Akbari was completed after having gone through 5 revisions in 1598. The 42nd regnal year, जब 42nd साल से मतलब 42 ईयर्स से अकबर जब रूल करा था, उसके 42nd रूल के ईयर में आइन अकबरी फाइनली कंप्लीट हुई 5 रिविजन्स के बाद. आइन अकबरी वॉज पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग कमीशन बाय अकबर नोन एज द अकबरनामा. अकबरनामा 3 बुक से बनी थी, जिसमें से उसका एक पार्ट 3rd बुक क्या थी, आइन अकबरी. और आइन अकबरी खुद कितनी बुक से बनी थी, 5 बुक से फर्दर. ठीक है. ये आइन है और दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स और 5 बुक्स. The Akbarnama comprised 3 books. The first 2 provided a historical narrative story, right? Background basically कैसे कैसे क्या हुआ. Book part of Akbarnama organized as a compendium of imperial regulations and a gazetteer of the empire was Ain Akbari. Compendium यानी कि collection of imperial regulations की क्या क्या laws निकाले, right? क्या क्या announcements की जो official gazette है, ये सब आइन अकबरी में था. During Mughal period, the majority of mansabdars were paid through assignments of revenue called jagirs. System of land revenue assessment under which crops were reaped and stacked and divided in the presence of parties was batai or bhauli. System of land revenue assessment under which they divide the fields after they are sown was khet batai. This is a source जिसमें आपको ये सब बताया गया है. System of land revenue assessment under which after cutting the grain they form it in heaps and divide it among themselves and each takes his share home and turns it into profit. It is lang batai. ठीक है. फिर कनकट है, नसक है, और ये आपका पूरा एक सोर्स का है, तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है. सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट अंडर विच द होल लैंड वाज मेजर्ड. पहले मेजर किया जाए या तो एंड फिर
स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो उस पे क्रॉप्स हैं वो इंस्पेक्शन के थ्रू एस्टिमेट अंदाजा लगाया जाए कि कितने के होंगे, दैट वाज कनकुट. So system of land revenue assessment widely used in Akbar's time meant a rough calculation of the amount payable by the peasant on the basis of past experience. Past records के तहत पे it is नसक. The Asian empires, the Ming, Safavid, Ottoman were contemporaries of Mughal empire. Ming है चाइना का, सफाविद है ईरान का empire and Ottoman is Turkish empire. Clear है? चलिए, so यहाँ further जो आईन अकबरी 5 बुक्स में डिवाइडेड है, उसमें से the first book of आईन is इंपीरियल हाउस होल्ड एंड इट्स मेंटेनेंस के बारे में, जिसमें लिखा गया है मंजिल आबादी. फिर सिपाह आबादी, सेकेंड बुक ऑफ आइन विच कवर्स मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट्स. सिपाह, सिपाही से रिलेट हो गया, राइट. देन मुल्क आबादी, राइट. द थर्ड बुक ऑफ आइन विच डील्स विद द फिजिकल साइड, फाइनेंशियल साइड ऑफ द एम्पायर, फॉलोड बाय द अकाउंट ऑफ 12 प्रोविंसेस इज मुल्क आबादी. And the fourth and fifth books of Ain deal with the religious, literary and cultural traditions. The grants of revenue in charity were Suyurghal. The Diwani of Bengal transferred to the East India Company in the year 1765. In 1857, last Mughal ruler deposed by British and exiled to Rangoon, जो म्यांमार है, was Bahadur Shah II. So बहादुर शाह जफर 2 was the last मुगल एम्परर. इसके बाद ब्रिटिश रूल आ गया एंड फिर हम चलेंगे अपनी बुक 3 पे. So guys, that is it for our book 2. Now next video में we'll be covering our book 3, जिसमें हम अपने rest of the chapters के keywords cover करेंगे. So make sure to like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.